हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की हम गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निरूपण करेंगे। तो आज हम अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निरूपण करेंगे जो गोलीय पृष्ठ का होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कल जो है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निरूपण करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हमें अपवर्तन पता है, हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको अपवर्तन के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को बड़ा ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में हम पहले एक अवतल पृष्ठ बनाते हैं। ये हमारा एक अवतल पृष्ठ है, ये हमारा एक अवतल पृष्ठ है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसके बीच से मुख्य अक्ष की रेखा होती है, इसके बीच से मुख्य अक्ष की रेखा होती है। इस बिंदु को हम P जो ध्रुव कहलाता है, क्योंकि यह जो अवतल पृष्ठ है ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है, अर्थात ये ऐसे होगा। रियल में जब ये कटा नहीं था तो ये किसी गोले पृष्ठ का भाग था, जिसको हम इतना भाग काट कर अलग कर दिया, इतना भाग अलग, अर्थात इस वृत्त की, अरे इस जो गोला है, इस वृत्त जो है एक प्रकार का, इसका कोई केंद्र होगा। गोली पृष्ठ था, ये गोला है, इस गोले का कुछ केंद्र होगा। मान लिया मैं इसका केंद्र ना यहाँ ना रहकर बीच में यानी यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका केंद्र यहाँ पे होगा, अर्थात इसका केंद्र यहाँ है। अब हम इसको मिटा देंगे, हम इसको आपको समझाने के लिए किए थे, नहीं तो हम ऐसे ही कहीं पर भी इस रेखा का कहीं भी केंद्र मान लेते, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने ये बनाया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई वस्तु ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है या कोई प्रकाश की किरण है। अब हम उस प्रकाश की किरण को, हम जानते हैं कि अपवर्तन का नियम प्राप्त करने के लिए और अपवर्तन करने के लिए दो किरणों को गुजारना बहुत आवश्यक होता है, तभी हम वस्तु का प्रतिबिंब पा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस वस्तु की प्रथम किरण को मुख्य अक्ष पर ही गुजार दिया। ठीक है, इसकी जो प्रथम किरण हमने इसको मुख्य अक्ष पर ही ऐसे गुजार दिया, जो मुख्य अक्ष से समांतर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी दूसरी किरण को अपवर्तक पृष्ठ से अवतल पृष्ठ जो है इस पे हम गुजारेंगे। ठीक है, तो अब हमें अभिलंब की जरूरत है। तो हम जानते हैं, या तो आप नहीं जानते तो हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि कोई गोली पृष्ठ हो और उस पृष्ठ पे अभिलंब ज्ञात करना हो, तो आपतित किरण जहाँ पे गिरती है ना, तो आपतित किरण जिस बिंदु से गिरती है उस बिंदु को केंद्र से मिला देंगे तो हमें अभिलंब मिल जाता है। अर्थात हम ये केंद्र बना दे, केंद्र से अभिलंब खींच दे रहे हैं। ये देखिए, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरी उससे हमने ऐसे बना दिया, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है, अब चूंकि ये निर्वात में हमने लिया, ये विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम या नमन है। ठीक है, ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम N2 है। ठीक है, और इसको ये क्या है? अभिलंब है, जो कि हमने अभी बनाया। तो हम जानते हैं यदि कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से जो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ना कि अभिलंब से दूर भागती है। क्योंकि इस किरण को ये ऐसे चला जाना चाहिए ना, लेकिन ये ऐसे ना जाकर ये ऐसे जाएगी। ये कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, अर्थात ये किरण कहीं मिल ही नहीं रहेगी। आगे ये तो कहीं मिल ही नहीं रही, ये किरण तो ऐसे चली जा रही है, ये किरण ऐसे, अर्थात इन किरणों का मिलन कहीं हो ही नहीं रहा है, अर्थात प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं। इसलिए प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम लोग अपने से अब इस रेखा को पीछे खींचेंगे, इस रेखा को पीछे खींचेंगे ऐसे। इस रेखा को हमने पीछे खींच लिया। ठीक है, इस रेखा को हमने पीछे खींच लिया। तो हम जानते हैं कि ये जो आपतित किरण है इसे क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। और ये जो किरण है, ये किरण, ये हमारी क्या है? अपवर्तित किरण, जिसको हमने, अपवर्तित किरण तो ये है, लेकिन हमने इसको पीछे अपने से खींच लिया कि यहाँ पे मिलती होगी, अर्थात ये प्रतिबिंब की, जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा आभासी होगा, जो आभास होगा हमें यहाँ पे बनेगा। हमने इसे A मान लिया, इसे B मान लेते हैं, इसे C और इसे M मान लेते हैं, तथा इस पे लंब गिरा देते हैं, जो कि हम अक्सर करते हैं।
और किस लिए करते हैं, अपने सुविधा के लिए, ठीक है। इसको हमने यानी ये तो पी है ये, और चूंकि ये बहुत पतला होता है जिस कारण हम जब चाहेंगे पी की जगह यन की जगह पी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो आपतित किरण होती है और ये जो अभिलंब, अभिलंब हमारा क्या है, ये अभिलंब जो है इनके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आई। इनके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आई। तथा ये जो अपवर्तित किरण है, यहाँ से ये जो गई है अपवर्तित किरण, आप लोग को साफ नहीं दिख रहा होगा, ये जो अपवर्तित किरण गई है ऐसे, इस अपवर्तित किरण तथा ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब वाला है, ये अभिलंब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, ये अभिलंब की रेखा है, ठीक है। ये अभिलंब वाली रेखा है। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच की जो कोण होता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात हम बता दें कि आप ये जानिए, यदि त्रिभुज है, त्रिभुज की यदि हमें दो अंतः कोण का मान ज्ञात है, मान लीजिए ये 30 है और ये 60 है, यदि हमें त्रिभुज के दो अंतः कोणों का मान ज्ञात है और हमें इस बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है, तो इन अंतः कोणों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होता है। अच्छा, 30 + 60 यानी ये कितने अंश का कोण हो जाएगा, 90 अंश का। यह हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। इसका प्रयोग अभी इसमें आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, आपतित किरण तथा इस अभिलंब के बीच की जो कोण है इसे आई से डिनोट किया है, तथा ये अपवर्तित किरण जो यहाँ पे भी अपवर्तित किरण है, इस अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच की दूरी को आर से डिनोट किया है, ठीक है। अब हम आपको त्रिभुज, देखिए इसमें त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए एम एन, एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला त्रिभुज देखिए अभिलंब वाला, ये भी त्रिभुज बन रहा है कि नहीं त्रिभुज, ये त्रिभुज ये भी बन रहा है, ठीक है। तो हम त्रिभुज ए एम एन में, त्रिभुज ए एन में हमने मान लिया ये अल्फा कोण है, अपन इसे मान लेते हैं, चलिए इसे अल्फा मान लिए, इसे बीटा मानिए, इसे अल्फा इसे बीटा और इसे हमने गामा मान लिया, इसे अल्फा इसे बीटा और इसे गामा मान लिया, ठीक है। तो हम बात किसकी करें, त्रिभुज ए एम एन की, अर्थात इसकी बात हम नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये कोण रहेगा और ये कोण रहेगा, ठीक है। यह कोण इस त्रिभुज में नहीं रहेगा, आप इस बात को जरूर से ध्यान रखिएगा, सॉरी ये कोण नहीं रहेगा, ये कोण की बात हम नहीं करेंगे, अभिलंब वाली की बात, ठीक है। तो हम इससे निकाल सकते हैं जो आपतित किरण है ये वही कोण है, इस अभिलंब के बीच तथा अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है आपतन कोण, यह आपतन कोण बहिष्ठ कोण है, तथा इसके बीच के अंतः कोण कौन से है, एक अल्फा है प्लस अल्फा हो गया, एक कौन सा है हमारा, एक हमारा बीटा है, एक अल्फा है और एक बीटा कोण है, आप जैसे माने जिस प्रकार से, ठीक है। इसको आपने अल्फा मान लिया, इसे बीटा मान लिया, इसको गामा मान रखा है, ठीक है। तो हम इसको हमने कहा निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ये दूसरा त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में सिर्फ इस अंतःकोण की बात करेंगे, अर्थात ये जो बहिष्ठ कोण आई है, यह बहिष्ठ कोण आई जो है यह अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा त्रिभुज ए एम एन में, ठीक है। तथा अब हम त्रिभुज बात कर रहे हैं यम एन बी की, त्रिभुज यम एन बी की, तो हम इसके लिए कौन सा बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण आर होगा, यम एन बी से या में त्रिभुज यम एन बी में ये जो अंतः कोण बीटा और गामा है, अंतः कोण बीटा प्लस जो गामा है ये बराबर होंगे अपवर्तन कोण आर के, जो बहिष्ठ कोण, देखिए हमने ये जो त्रिभुज वाली बात बताई थी आपको, यहाँ पे वाली बात है, देखिए ये अंतः कोण है और ये बाह्य कोण यहाँ पे क्या है, आर है। तो दूसरे में इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में त्रिभुज जैसा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे गामा है और यहाँ पे आई है, ये वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे, इसीलिए हमने आपको त्रिभुज के बारे में ये बताया था, ठीक है। तो हम इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आपको स्नेल का नियम पता है, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपान साइन आर बराबर एन, क्योंकि यहाँ पे दो
माध्यम है n1 n2, तो यहाँ पे हो जाएगा n1 n2। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर, चूँकि जिस माध्यम में जाया जाता है, जो माध्यम सघन होता है उसे ऊपर लेते हैं n2, जिसमें आपतित किरण जाती है। ठीक है, और जिस माध्यम से जाती है उसे हम नीचे लेते हैं n1। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर दें। अपन इस कर रहे हैं मैथ्स, आपको तो इतना तैयार होना चाहिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन आई का गुणा n1 में कर दिया। ठीक है, बराबर साइन आर का गुणा n2 में हमने कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो कोण है ना साइन आई और साइन आर, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, इसलिए हम साइन आई बराबर मान ले रहे हैं, साइन आई बराबर आई। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कोण छोटा है, इसलिए हमारा जब मन करेगा तो हम साइन आई बराबर आई, या तो साइन आई बराबर आई, या तो आई बराबर साइन आई, आई बराबर टेन आई, आई बराबर कॉस आई, कुछ भी मान लें, क्योंकि यह कोण छोटा है, इसके मान में कोई परिवर्तन उतना होता नहीं, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं साइन आर बराबर आर, तो क्या हो जा रहा है आई गुणे n1 बराबर आर गुणे n2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, अब आई का मान हमें कुछ मिला है, आई का मान हमें मिला है अल्फा प्लस गामा n1 से गुणा, फिर आर का मान क्या मिला है, आर का मान मिला हमें बीटा प्लस गामा गुणे n2। अब हम इसका अंतर गुणा कर दे रहे हैं, तब क्या हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 आर बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। ठीक है, अच्छा जी, आपको ये सब मिल गया। तो अब हम अपनी सुविधा के अनुसार अल्फा को 10 अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर अब हम 10 अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, और बीटा बराबर मान ले रहे हैं 10 बीटा। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, ये हम अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं ताकि फार्मूला सही से निकल जाए, आसानी हो। और 10 लैम्डा, ये जो गामा है, ये गामा जो है इसको हम मान रहे हैं 10 गामा। ठीक है, अब हम जहाँ पे अल्फा है, गामा है, बीटा है, अल्फा बीटा गामा जहाँ है वहाँ पे हम 10 रखेंगे, तो n आई 10 अल्फा प्लस n1 है, n1 है, n आई करें हम, तो 10 गामा बराबर 10 बीटा गुणे n2 प्लस 10 गामा गुणे n2 गुणे n2। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप ये बात रखिएगा ध्यान कि साइन आई और साइन आर कहाँ से आया है। ठीक है, अब हम 10 अल्फा यानी 10 अल्फा मतलब 10 अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्योंकि यहाँ पे वस्तु है, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, u होगी, तथा ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से लेके ध्रुव तक की दूरी क्या होती है, v होती है। ठीक है, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, r होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। तो 10 अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, अल्फा यहाँ तक है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आधार होगा, तो n1 10 अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, लंब हमारा क्या है n बटे आधार हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, u है, u गुणे प्लस में है 10 गामा क्या है, ये है, अर्थात n1 गुणे n बटे आधार। अब देखिए यहाँ से गामा के बीच का आधार लेंगे, गामा से लेके यहाँ तक का क्या है, r है, बराबर 10 बीटा क्या है यहाँ पे, इसके लिए क्या होगा n बटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो v है, तथा n2 गुणे n बटा v होगी, प्लस फिर गामा का मान हमने क्या पाया था, m बटा r गुणे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं n2। ठीक है, अब देखिए इस सब में mn है, तो इसमें से mn कॉमन लेंगे, इसमें से mn कॉमन लेंगे, तो mn कट जाएगा। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं n1 बटा u प्लस n1 बटा r बराबर n2 बटा v
प्लस n2 बटा r। r को हम कैपिटल से दिखा दें ताकि आपको समझ में आए। ये v है, ठीक है। अब हम r वाले को r की तरफ और इन सबको अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये n2 है, हम इसको इधर ले जा रहे हैं, हम इसको इधर और इसको इधर ला रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे देखिए n1 बटे u माइनस हो जाएगा n2 बटे v बराबर n2 बटे r माइनस n1 बटे r, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं n1 बटा v माइनस n2 बटा, ये v नहीं ये u है और ये v बराबर, इनमें r कॉमन है अर्थात इसे हम लिख सकते हैं n2 माइनस n1 बटे r लिख सकते हैं। यही जो सूत्र आ रहा है, ये जो सूत्र हम पाए हैं, यही सूत्र अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए हमने आपतित किरण को गुजारा, ठीक है, जिस बिंदु पे गुजारा उस बिंदु को हमने केंद्र से मिला दिया तो हमें अविलंब मिल गया। अविलंब हमारी ये है, चूंकि अविलंब जब विरल माध्यम से किरण सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर ना जाकर अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इस किरण को तो ऐसे जाना चाहिए, ये अविलंब की ओर झुक गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये प्रतिबिंब हमें बनाना है, प्रतिबिंब तो कहीं बन ही नहीं रहा है, जिस कारण हमने इसको पीछे खींचा, ये पीछे ले दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के नियम से कि अगर यदि दो अंतःकोण हैं, ये वाली बात, यदि दो अंतःकोण हमें पता है तो हम बहिष्कोण का मान बता सकते हैं इनका योग करके, ठीक है। तो हमें आई का मान ज्ञात करना है तो हम अल्फा प्लस गामा का योग करेंगे तो हमें आई का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार हम जब इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की यम बी एन कहें या तो यम एन बी कहें, जो भी कहें, इस त्रिभुज में अगर हमें बहिष्कोण आर का मान निकालना है तब क्या करेंगे, बीटा प्लस गामा। समीकरण नंबर 1 माने, समीकरण नंबर 2 माने। स्नेल के नियम से हमने साइन आई अपान साइन आर लिया, n1 क्योंकि माध्यम जो है n1 n2, इसको हम n12 लिख सकते हैं, ठीक है। चूँकि जिस माध्यम में जाती है उससे ऊपर लिखा जाता है, जिस माध्यम में जाती है उससे ऊपर, जिस माध्यम से जाती है उससे नीचे। अब हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका इधर उधर गुणा करके हमने साइन आई बराबर आई लिया तथा साइन आर बराबर आर लिया, ठीक है। तो हम आई की जगह पे आई ये मान पुट कर दिए और आई का मान ये पुट कर दिए, किससे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। हमने इस मान को पुट किया, फिर हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार हमने 10 ले लिया। क्या ले लिया, 10, इस कोड के साथ 10 ले लिया है। फिर 10 के हिसाब से हमने जानते हैं कि 10 में क्या होता है, 10 बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो हम 10 अल्फा लिए तो हमें इस ये मिला और यमन बटा यू मिला, यमन बटा यू लिखे। फिर 10 बीटा जब लिए तो हमें मिला यमन बटा वी मिला, हमने यमन बटा वी यहाँ पे लिया। फिर 10 लेमडा की बात करेंगे, 10 लेमडा में हमें यमन बटा आर मिला, हमने यमन बटा आर यहाँ पे भी यमन बटा आर दिया। फिर इसको हमने सॉल्व किया, हमें ये मिला, ठीक है। अर्थात हमारा जो इम्पोर्टेंट और जो यही हमारा आंसर है, हमारा आंसर यही है, ठीक है। हम इसे यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप आसानी से को देख लीजिएगा। ये u है, मुझसे हमेशा v बन जा रहा है u, और ये v है बराबर n2 माइनस n1 अपान r, ठीक है। यही हमारा अपवर्तन के लिए सूत्र है। कब अवतल पृष्ठ होगा जब तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।